हेलो फ्रेंड्स, साइकोलॉजिकल स्टडी चैनल में एक बार फिर नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है टाइप साइकोलॉजिकल टेस्ट, यानी मनोवैज्ञानिक परीक्षणों के प्रकार। तो ये क्या है, यानी परीक्षण क्या है, परीक्षण की परिभाषा क्या है, परीक्षण की विशेषताएं क्या है, ये सब मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी, आप उसे देख लीजिएगा यदि आपने नहीं देखा है। इस वीडियो में हम परीक्षणों के प्रकार के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे इस वीडियो को आपको लाइक करना है, शेयर करना है, और यदि पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही मत भूलिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एस्पेक्ट, यानी कि मनोवैज्ञानिक परीक्षणों को प्रकारों में डिवाइड करने के लिए कोई भी बेस चाहिए है। विदाउट बेस के हम मनोवैज्ञानिक प्रकारों के बारे में डिस्कस नहीं कर सकते। इसमें एक बात और आपको बताऊंगी कि ये जो क्लासिफिकेशन मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ, ये बहुत ही पॉपुलर है। इसके साथ ही साथ अन्य साइकोलॉजिस्ट जैसे कॉनबैक, एनास्टेसी, ऐसे बहुत सारे मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने अपना अपना क्लासिफिकेशन दिया है। बट सबसे अधिक जो पॉपुलर है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो इसमें मैंने भी कई बेसिस लिए हैं। फर्स्ट है प्रशासन के आधार पर, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहाँ देखिए, मैंने प्रशासन के आधार पर 2 प्रकार के वर्गीकरण को डिवाइड किया है। व्यक्तिगत परीक्षण, इंडिविजुअल टेस्ट, और दूसरा है सामूहिक परीक्षण या ग्रुप टेस्ट। तो क्या होते हैं इंडिविजुअल टेस्ट? तो ये एक साइकोलॉजिकल टेस्ट है। इसका यूज़ हम एक समय में एक ही व्यक्ति पर करते हैं। व्यक्तिगत यानी इंडिविजुअल, तो यहाँ पर टेस्ट जो है वो एक समय में एक ही व्यक्ति पर अप्लाई किया जा रहा है, और एक समय में एक ही व्यक्ति की साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स या बिहेवियर को हम मेज़र करते हैं। तो क्या हो रहा है, एक ही व्यक्ति का मेज़रमेंट हो रहा है, तो वो डीपली हो रहा है, परफेक्ट हो रहा है। यानी हम एक बच्चे के बारे में या एक पर्सन के बारे में डीप नॉलेज ले रहे हैं। और इन परीक्षण का उपयोग जो है वो जो ट्रेंड लोग होते हैं, प्रशिक्षित लोग होते हैं, वही करते हैं, साइकोलॉजिस्ट करते हैं। और इन टेस्ट या परीक्षणों की जो रिलायबिलिटी या वैलिडिटी होती है वो बहुत ही अधिक होती है। रिलायबिलिटी मैंने पिछले वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था। दैट मीन्स जो विश्वास की जो कसौटी होती है वो बार बार खरी उतरे, और वैलिडिटी जिसके लिए एक परीक्षण बना है उसी चीज़ का वो मेज़र कर रहा हो। तो इन परीक्षणों की क्या बात की मैंने, विश्वसनीयता और वैधता अधिक होती है, क्योंकि यहाँ पर ये व्यक्ति के व्यवहार का क्या हो रहा है, गहन अध्ययन हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल भाटिया बुद्धि परीक्षण, इसमें क्या करते हैं, बहुधा छोटे बच्चों के व्यवहार का मापन करते हैं। क्या मापन करते हैं, जो समस्याग्रस्त हैं, असामान्य व्यक्ति हैं, उनके रोगों का हम क्या कर रहे हैं, निदान करते हैं इन परीक्षण के मापन में। बट टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा होता है और पैसे भी ज़्यादा लगते हैं। एक बच्चे पर पूरा फोकस यानी इंडिविजुअल, ये हम पूरा फोकस करके कार्य करते हैं, तो टाइम टेकिंग भी होता है और मनी भी वेस्ट होती है। इंडिविजुअल साइकोलॉजिकल टेस्ट का यूज जो हमने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि मोस्टली हम बात करते हैं कि छोटे बच्चों पर ये अप्लाई किया जाता है, और जो चिकित्सक होते हैं वो जो उनको क्या प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करने में बहुत अधिक यूज़ करते हैं। एक बच्चे की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में इसे चिकित्सक प्रायः यूज़ करते हैं। तो ये क्या हुआ, ये गूढ़ और गहन अध्ययन यानी डीप स्टडी हुई। यहाँ पर व्यापक रूप से हम स्टडी कर रहे हैं जिसमें उस पर्सन या बच्चे के बारे में XYZ सभी जानकारी हमें आसानी से मिल जाती है और उसका हम निदान कर पाते हैं। तो फर्स्ट व्यक्तिगत और सेकंड है सामूहिक यानी इंडिविजुअल और ग्रुप टेस्ट। जैसे इसका यूज़ कहाँ किया जाता है,
अभी तक हमने आपको बताया कि इसका फोकस केवल एक ही व्यक्ति पर किया जाता है, यानी एक ही व्यक्ति पर ये टेस्ट किया जाता है, और हम प्रशासन एक ही समय में एक से अधिक व्यक्तियों पर नहीं कर पाते हैं। जबकि जो ग्रुप टेस्ट होता है उसमें एक ही समय पर एक से अधिक व्यक्तियों पर हम प्रशासन कर सकते हैं, जिसकी सहायता से कम समय में अधिक से अधिक व्यक्तियों का मनोवैज्ञानिक विशेषताओं, व्यवहारों का मेजरमेंट हम कर लेते हैं। इसलिए इसे ग्रुप टेस्ट कहते हैं। और इन टेस्ट पर यानी ग्रुप टेस्ट से टाइम एंड मनी दोनों की बचत हो रही है। तो ये इंडिविजुअल टेस्ट के अपोजिट टेस्ट है। वर्तमान समय में इस तरह के टेस्ट का बहुत अधिक यूज़ किया जा रहा है, और इस तरह परीक्षणों की रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी भी पर्याप्त संतोषजनक होती है। व्यक्तिगत परीक्षण की ज़्यादा होती है, बट इनकी भी अच्छी होती है, ये पर्याप्त संतोषजनक होती है। और सामूहिक परीक्षण का जो यूज़ किया जाता है वो आवश्यकता अनुसार व्यक्तिगत परीक्षण के रूप में भी किया जा सकता है। और सामूहिक परीक्षण भी व्यापक और गहन अध्ययन प्रस्तुत कर रहा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल कि सेना में जो भर्ती होती है या फिर किसी इंडस्ट्री में किसी कर्मचारी का जो सिलेक्शन होता है, आधुनिक युग में जो बड़े बड़े एग्ज़ाम्स लिए जाते हैं कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, या जो स्टूडेंट एग्ज़ाम दे रहे हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम हो रहे हैं, दिन प्रतिदिन इसका यूज़ बढ़ता जा रहा है। तो इस तरह से ये क्या कहलाएगा, इसे हम कहते हैं ग्रुप टेस्ट या सामूहिक परीक्षण। एक एग्जाम्पल मैं और दूंगी कि एस जलोटा द्वारा मानसिक बुद्धि परीक्षण का उपयोग करने के लिए बनाया गया है। ये कैसा परीक्षण है? सामूहिक या ग्रुप टेस्ट है, जिसके द्वारा लोगों के मानसिक बुद्धि का परीक्षण किया जाता है। तो व्यक्तिगत में मैंने बताया था भाटिया बुद्धि वाला परीक्षण छोटे बच्चों पर किया जाता है। मैंने एक एग्जाम्पल भी दिया था कि व्यक्तिगत परीक्षण सामूहिक में मैंने एस जलोटा का नाम बताया, जिनके द्वारा मानकीकृत मानसिक बुद्धि परीक्षण बनाया गया। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि मानसिक बुद्धि परीक्षण में व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण क्या है और सामूहिक बुद्धि परीक्षण क्या है। क्योंकि हमें एडमिनिस्ट्रेशन जब करना होता है या जब हम एडमिनिस्ट्रेट कर रहे होते हैं, तो एक व्यक्ति पर एक से अधिक व्यक्ति पर कैसे करना है, ये उसी के अकॉर्डिंग हम उस पर अप्लाई करते हैं या एडमिनिस्ट्रेट करते हैं। इसीलिए मैंने कहा क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ये बात क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट बनी जी, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, मानकीकरण के आधार पर वर्गीकरण। तो यहाँ पर भी दो बातें हैं। फर्स्ट है स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, मानकीकृत परीक्षण, और सेकंड है अमानकीकृत या अध्यापक निर्मित परीक्षण, अनस्टैंडर्डाइज और टीचर मेड टेस्ट। स्टैंडर्डाइज मीन्स वह साइकोलॉजिकल टेस्ट जिसकी रिलायबिलिटी, वैलिडिटी और नॉर्म यानी विश्वसनीयता, वैधता और मानक उपलब्ध होते हैं। दैट मीन्स कि उस टेस्ट के बारे में XYZ हमें पूरा नॉलेज है। इसके एडमिनिस्ट्रेशन एंड इवैल्यूएशन के अकॉर्डिंग ही हम मेथड्स का यूज़ करते हैं कि किस तरह से आपको एडमिनिस्टर करना है, उसका इवैल्यूएशन करना है, ये भी आपको पता होता है। और ये भी आपको पता होता है कि टेस्ट कंस्ट्रक्ट करते समय साइकोलॉजिस्ट, एक्सपर्ट्स सबकी हेल्प ली जाती है, और रिलायबिलिटी, वैलिडिटी ज्ञात करने के लिए भी, नॉर्म्स का निर्धारण करने के लिए भी एक्सपर्ट्स का एडवाइस लेना आवश्यक होता है। और क्या किया जाता है, एक लार्ज ग्रुप पर इसको अप्लाई किया जाता है एफर्ट्स, तब जाके एक टेस्ट स्टैंडर्डाइज टेस्ट होता है। तो ये मैं आपको स्टैंडर्डाइज करने की प्रक्रिया या प्रोसेस बता रही हूँ। इस प्रोसेस में ऐसी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, और जब कोई भी टेस्ट स्टैंडर्डाइज हो जाता है तब उसे आप देश काल परिस्थिति के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं, चाहे वो MP हो, UP हो, महाराष्ट्र हो या फिर दिल्ली। ये स्टैंडर्डाइज टेस्ट हैं, ये रिज़ल्ट आपको हमेशा एक जैसे ही देंगे जो कि रिलायबल होंगे। तो ये हो गया आपका स्टैंडर्डाइज टेस्ट। नेक्स्ट है अमानकीकृत या अनस्टैंडर्डाइज टेस्ट। ये किसे कहते हैं? सिंपली
टीचर मेड यानी शिक्षक ने जो बनाया हो, स्वयं बनाया हो। अभी इसमें कोई मनोवैज्ञानिक अनुसंधानकर्ता या शिक्षा शास्त्री की हेल्प नहीं ली गई है। ये टीचर द्वारा ही निर्मित होते हैं। इसकी रिलायबिलिटी, वैलिडिटी ज्ञात नहीं होती है और नॉर्म्स भी उपलब्ध नहीं होते हैं। इस तरह के टेस्ट में चूँकि रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, नॉर्म्स नहीं होते हैं, इसलिए इसे अनस्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट कहते हैं। बहुत से ऐसे परीक्षण हैं टीचर्स द्वारा बनाए गए हैं, इसीलिए इस टेस्ट या परीक्षण को टीचर मेड टेस्ट भी कहते हैं। और यह टेस्ट टाइम टू टाइम टीचर अपने एक्सपेरिमेंट के लिए यूज़ करते हैं। जैसे हमें स्कूल एंड कॉलेजेस के स्टूडेंट पर अप्लाई करना है तो टीचर क्या करते हैं, वो टेस्ट लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अध्यापक निर्मित परीक्षण में निबंधात्मक या ऐसे टाइप क्वेश्चंस, ये ऐसे टाइप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं। कुछ निदानात्मक परीक्षण भी लेते हैं। तो ये सारे हो जाते हैं टीचर मेड टेस्ट। इसलिए अब आप समझ गए होंगे, एक है स्टैंडर्डाइज्ड और दूसरा है अनस्टैंडर्डाइज्ड या टीचर मेड टेस्ट। तो उसमें आप दोनों को क्लासिफाई कर सकते हो, किसके किसके आधार पर, स्टैंडर्डाइजेशन के आधार पर। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म, रूप के आधार पर वर्गीकरण। इसमें फर्स्ट है गति परीक्षण या स्पीड टेस्ट और सेकंड है शक्ति परीक्षण या पावर टेस्ट। तो ये क्या होते हैं? स्पीड टेस्ट, अभी तक जो बात कर रहे थे कि यहाँ पर कि रूप के आधार पर, तो इस प्रकार के जो मनोवैज्ञानिक परीक्षण होते हैं, परीक्षण में जो पद या प्रश्नों का जो स्तर अथवा लेवल होता है, सामान्य कठिनाई स्तर का ही होता है। दैट मीन्स आइटम डिफ़िकल्टी लेवल नॉर्मल ही होती है, लेकिन नंबर ऑफ आइटम्स अपेक्षाकृत इतने ज़्यादा होते हैं कि एक स्टूडेंट फिक्स टाइम में सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं कर पाता है। यानी अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन तो बहुत इजी होते हैं, बट स्पीड न होने के कारण या प्रोसेस या प्रेजेंस ऑफ माइंड न होने के कारण उन क्वेश्चंस को स्टूडेंट सॉल्व नहीं कर पाते हैं पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, क्योंकि नंबर ऑफ आइटम बहुत ज़्यादा होते हैं। तो रूप या फॉर्म के बेसिस पर टाइम फिक्स होता है, बट नंबर ऑफ आइटम ज़्यादा होते हैं, इसलिए निश्चित अवधि में सभी प्रश्नों को हल कर पाना कठिन होता है। इस टेस्ट द्वारा हम एक स्टूडेंट की स्पीड का मेज़रमेंट कर सकते हैं कि निश्चित समय में उसने उस टेस्ट को कितने क्वेश्चंस को सही हल किया, यानी उसका हल का जो या सॉल्व करने का परसेंटेज क्या था। तो आपको समझ में आ गया होगा कि स्पीड टेस्ट क्या है। नेक्स्ट है शक्ति परीक्षण या पावर टेस्ट। तो ये क्या होते हैं? इसमें प्रश्नों की एक संख्या निर्धारित की जाती है जो कि नंबर ऑफ आइटम्स के रूप में बहुत कम होती है, बट आइटम डिफ़िकल्टी ज़्यादा होती है। अर्थात स्टार्टिंग में कुछ पद या आइटम इजी होते हैं, लेकिन धीरे धीरे फिर ये डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ा दिया जाता है। जब स्पीड टेस्ट में आइटम तो बिल्कुल नॉर्मल होते थे, लेकिन उनके नंबर ऑफ आइटम्स ज़्यादा होते थे। पावर टेस्ट में क्या होता है, ये नंबर ऑफ आइटम तो कम होते हैं, लेकिन आइटम की डिफ़िकल्टी बढ़ा दी जाती है। इस टेस्ट द्वारा हम देख सकते हैं कि आप कठिनाई स्तर के प्रश्नों को हल कर पा रहे हैं, तो आपकी शक्ति का प्रदर्शन होता है, यानी आपकी बुद्धि का प्रदर्शन होता है। यहाँ पर मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया अलग अलग क्लासिफाई करके। तो ये हो गया आपका रूप के आधार पर क्लासिफिकेशन। अब नेक्स्ट क्लासिफिकेशन को हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। आई होप आपको उपर्युक्त सभी क्लासिफिकेशंस या टाइप्स ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इन केस कोई डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसका सल्यूशन अवश्य दूंगी। थैंक यू।